हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, टारगेट हाई बुक की एमसीक्यूज की सीरीज में पार्ट 11 लेकर आई हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लिनिकल बेस्ड रहेंगे और नॉर्सेट आरआरबी डीएसएसबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पर शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए। मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, मैंने ग्रेजुएशन की है आरए के कॉलेज ऑफ नर्सिंग से, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। और मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है वो है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, जो मैंने एस की एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया हैदराबाद से कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा एम्स दिल्ली का, और अभी भी कंटिन्यूइंग एम्स दिल्ली की जॉब में ही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। After question number 1, after a patient with a stroke develops a fever and abnormal lung sounds, the physician writes it several orders. Which order should the nurse prioritize and implement first? तो फ्रेंड्स, ए से डी ऑप्शन में से देख लीजिए कौन कौन सा प्रायोरिटाइज करेंगे आप। सबसे पहले क्या करेंगे? सीबीसी विद ब्लड सेल काउंट यानी डब्ल्यूबीसी काउंट देखेंगे और डिफरेंशियल काउंट्स देखेंगे। ऑप्शन बी है एंटीरियर और पोस्टीरियर चेस्ट एक्सरे करेंगे सबसे पहले, या फिर सी स्टार्ट आईवी फ्लोसेक्सिन 250 mg एवरी 12 आवरली करेंगे, या फिर स्प्यूटम स्पेसिमेन फॉर ग्राम स्टेन एंड कल्चर सेंसिटिविटी के लिए देंगे। तो इन्हीं सभी ऑप्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट है स्प्यूटम स्पेसिमेन आपको देना है, फॉर ग्राम स्टेनिंग के लिए देना है, और सी एंड एस के लिए देना है। क्योंकि सही एंटीबायोटिक और सही गाइडलाइन, जो ट्रीटमेंट गाइडलाइन के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि रिस्पॉन्सिबल है लंग इन्फेक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, नर्स रेमिया इज caring for a patient with trigeminal neuralgia with symptoms of moderate to severe burning and shooting pain. The patient asks the nurse about the appropriate pharmacological treatment. Which of the following responses by the nurse Remya would be appropriate? इन चारों में से कौन से response होंगे appropriate? Treatment includes the use of corticosteroids. Option B, anticonvulsants such as carbamazepine are useful. Option C, require long-term treatment with NSAIDs. और ऑप्शन डी, रिस्पॉन्स टू अराउंड द क्लॉक डोजेज ऑफ ओरल ओपियोइड्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ट्राइजेमिनल नर्व कौन सी होती है? फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है, और ये फेशियल नर्व होती है। ये जो है फेस की सेंसेशंस ब्रेन तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में क्या होता है? फेशियल नर्व का कंप्रेशन हो जाता है ड्यू टू अराउंड जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके कारण जो फेशियल नर्व होती है वो कंप्रेस हो जाती है, और इसके कारण सिवियर पेन डेवलप होता है। प्लस जो फेशियल हमारा जो फेशियल जो सेंसेशन के फंक्शन जो ट्राइजेमिनल नर्व करती है उस वो भी अफेक्टेड हो जाती है। तो बेसिकली जो पेशेंट को सिवियर पेन होता है उसके लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है? जो मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट दिया जाता है वो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स, जो कि कार्बामेज़ापिन है, उसको दिया जाता है पेशेंट को। एंड इट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट इन ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। तो इससे जो पेन है वो भी कम हो जाता है, और बाकी जो ड्रग्स हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या एनएसएआईडी, इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है न्यूरैल्जिया की ट्रीटमेंट में। इसीलिए प्राइमरी ट्रीटमेंट यहाँ पे जो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है कार्बामेज़ापिन इज यूजफुल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, Ritu, working in emergency trauma center, received a patient with a history of motor vehicle accidents. On arrival, the nurse has to assess the levels of consciousness by using AVPU assessment. Select which of the following statements are true related to AVPU assessment. तो यहाँ पे AVPU का मतलब क्या है? AVPU का मतलब है ऑप्शन डी, alert, voice, pain and unresponsive. पेशेंट जो सबसे पहले नर्स जो है पेशेंट को असेस करती है कि पेशेंट अलर्ट है कि नहीं, वो कमांड फॉलो करने की कंडीशन में है कि नहीं, इज एबल टू स्पीक, और वॉइस का कितना इफेक्ट पड़ रहा है पेशेंट पे, देन पेन कितना है पेशेंट को, और पेशेंट रिस्पॉन्सिव है या नहीं।
अगर पेशेंट को पेन है, पेन का कोई असर नहीं हो रहा है पेशेंट के ऊपर, तो इसका मतलब पेशेंट इज अनरेस्पॉन्सिव। तो AVPU का मतलब है अलर्ट, वॉइस, पेन एंड अनरेस्पॉन्सिव। Question number 4. An adult client with HIV infection has been given a treatment with efavirenz. The nurse expects this drug to be given along with amtricitabine and tenofovir as a combination, जिसको एट्रिप्ला भी बोलते हैं. The reason for administering this combination is, क्यों दिया जाता है? इफेविरेंस के साथ जो दो हमारी ट्रीटमेंट हैं, एम्ट्रिसिटाबिन एंड टीनोफोविर, क्यों दिया जाता है? ये तीन जो कॉम्बिनेशन में है, ये तीन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं HIV इन्फेक्शन में। ये तीन क्यों किए जाते हैं? ये जो है वायरस का रेजिस्टेंस रिड्यूस करने के लिए, अगर वायरल लोड है और वो रेजिस्टेंस हो जाता है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, इसीलिए टू रिड्यूस द वायरल रेजिस्टेंस दे ऑल आर गिवन टुगेदर। इस ट्रीटमेंट रेजिमेन को बोलते हैं एट्रिप्ला। Question number 5. A 35-year-old male patient complains of abdominal discomfort and bloating. On examination, the nurse found leakage of watery stool from his rectum. The nurse is aware that this could be a possible sign of option दिए हुए हैं. Intersusception, B is bowel incontinence, C is fecal impaction and fourth is constipation. यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फीकल इम्पैक्शन। फीकल इम्पैक्शन में क्या होता है? इज अ सिवियर बाउल कंडीशन, जिसमें हार्ड और ड्राई मास जो है वो स्टक हो जाता है रेक्टम एंड कोलोन में, और इससे क्या होता है, जो वाटरी स्टूल है और लिक्विड स्टूल है वो पास हो जाता है रेक्टम के थ्रू से, and this could be a sign of fecal impaction. Question number 6. A patient is diagnosed with Crohn's disease, and colostomy was performed as an intervention. While assessing with new stoma, the nurse suspects that the stoma has retracted. Which of the following findings the nurse would suggest that the stoma has retracted? फ्रेंड्स, जो क्रोहन्स डिजीज है उसमें क्या होता है, जो हमारा GI ट्रैक्ट होता है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, एंड ये एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की इनर लाइनिंग को अफेक्ट करती है, और इट कुड बी अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन फॉर द पेशेंट ऑल्सो। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो स्टोमा से रिलेटेड पूछा गया है कि जो पिक्चर में स्टोमा दिखाया हुआ है वो रिट्रैक्टेड स्टोमा है है या नहीं, और क्या क्या साइंस होते हैं एक रिट्रैक्टेड स्टोमा के। तो एक जो हेल्दी स्टोमा होता है वो पिंक एंड रेडिश कलर का होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है ए नैरोड एंड फ्लैटेंड स्टोमा, बी स्टोमा appears pinkish and red and moisture, the C is concave and bowel shaped stoma, D is stoma appears reddish purple and dry। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, कॉनकेव एंड बाउल शेप्ड स्टोमा। कॉनकेव यानी कॉनकेव लेंस के बारे में हमने जो पहले पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, फिजिक्स में कॉनकेव लेंस होता था जिसमें जो पिक्चर में दिख रहा है उसी टाइप का एक कॉनकेव लेंस की शेप में होता था, और बाउल शेप मतलब कटोरी की शेप का, एक समझ लीजिए कटोरी होती है हमारी बॉल, तो उसकी शेप का हो जाता है स्टोमा, उसको हम रिट्रैक्टेड स्टोमा बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो सरफेस लाइनिंग होती है स्टोमा की वो इट्स वेरी जो पाउच की लाइनिंग होती है वो बहुत डर्टी टाइप की हो जाती है, और स्लफिंग कुड बी देयर, और क्लियर नहीं होती है लाइनिंग, जो स्टोमा के अराउंड जो लाइनिंग होती है, और बहुत ही अनहेल्दी होती है। तो उस टाइप के स्टोमा को रिट्रैक्टेड स्टोमा बोला जाता है। ये पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा हेल्दी स्टोमा एंड रिट्रैक्टेड स्टोमा में डिफरेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है कॉनकेव एंड बॉल शेप्ड स्टोमा। Question number 7. Nurse Remia is preparing a 45-year-old client for gastrectomy surgery. The patient apprehensively asks the nurse about a possible complication of gastrectomy. Which of the following responses by the nurse is appropriate? First is a dumping syndrome.
सेकंड क्ले कलर्ड स्टूल, सी इज रिबन लाइक स्टूल, या फिर डी जॉन्डिस। तो गैस्ट्रेक्टमी में क्या करते हैं, इसमें अगर स्टमक में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे कैंसर, अल्सर या कोई भी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम सर्जिकल रिमूवल करते हैं स्टमक का, तो उसको गैस्ट्रेक्टमी बोलते हैं, जिसमें पार्शियल और फुल रिमूवल होता है। और ड्यू टू दिस जब पेशेंट कोई भी फूड इनटेक करता है तो वो डंपिंग सिंड्रोम में कन्वर्ट हो सकता है और पेशेंट को डंपिंग सिंड्रोम की सिम्टम्स आ सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब पेशेंट कुछ भी खाता है तो खाता या इनटेक करता है तो वो सीधा जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत जल्दी डंप हो जाते हैं। डंपिंग सिंड्रोम से हम कह सकते हैं डंप हो जाते हैं, और गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो है बहुत फास्टर हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो सडन रिफ्लेक्स जो है फूड के वो जनरेट हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ब्लोटिंग और बहुत फुलनेस महसूस होती है पेशेंट को, जिसको हम डंपिंग सिंड्रोम बोलते हैं। Question number 8. A 45-year-old patient with frequent GI disturbances is apprehensive about developing a colorectal cancer. He approached a nurse regarding dietary recommendation. Which of the following dietary recommendations is recommended to reduce the risk of developing colon cancer? अगर पेशेंट एप्रीहेंसिव है जीआई डिस्टरबेंसेस की वजह से कि उसको कोलोरेक्टल कैंसर हो जाएगा, तो उसको किस टाइप की डाइट खानी चाहिए? ऑप्शंस दिए हुए हैं, टेक लो फाइबर एंड लो रेजिडुअल फूड्स रेगुलरली, avoid whole grains in the diet, then add more green leafy vegetables such as broccoli and cauliflower in the diet, and D is take diet which is high in red meat. तो ऑप्शन डी तो ऑब्सोलीट हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर रेड मीट खाएंगे तो ज्यादा चांसेस होंगे कोलोरेक्टल कैंसर के, तो इसको तो हम हटा देते हैं। देन ऑप्शन वन से देखते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी ही करेक्ट लग रहा है, ऐड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अगर हाई फाइबर डाइट लेंगे तो दैट इज गुड फॉर कोलोन, तो कोलोरेक्टल कैंसर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। Question number 9. Mr. Rajkumar is chronic alcoholic who comes to the outpatient department with complaints of weakness and anorexia. His physical assessment shows abdominal distension, dull pain in the right upper quadrant, pale conjunctiva, and hepatomegaly. The nurse understands which of the following test is not required, and not required. मतलब कौन सा टेस्ट इस पेशेंट के लिए नहीं रिक्वायर्ड है, हमें यही बताना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल। आपको अगर क्वेश्चन आता भी है तो आप रॉन्ग कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पे नोट नहीं पढ़ा हो तो यहाँ पे देखेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी, बायोप्सी, ब्लड बायोकेमिस्ट्री या फिर कोलोनोस्कोपी। तो अगर देखा जाए तो क्रोनिक एल्कोहलिज्म जो है लिवर पे अफेक्ट करती है, तो यहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी कुड बी द वन। Biopsy also can be done. Biochemistry, blood biochemistry is also necessary LFT देखने के लिए, लिवर फंक्शन टेस्ट एंड। लेकिन कोलोनोस्कोपी तो कोलोन को एग्जामिन करने के लिए की जाती है, तो देर इज नो यूज ऑफ कोलोनोस्कोपी। तो कोलोनोस्कोपी इज द करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें यहाँ पे वो टेस्ट बताना है जो रिक्वायर्ड नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10. A patient diagnosed with stage 2 liver cancer. The priority nursing diagnosis for this patient. ऑप्शंस दिए हुए हैं, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, impaired skin integrity and disturbed body image। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। क्योंकि जब लीवर कैंसर होता है तो पेशेंट जो भी इनटेक करता है, एक तो इनटेक कर ही नहीं पाता है क्योंकि नोजिया वॉमिटिंग काफी होता है, दूसरी चीज इनटेक करने से डाइजेशन प्रॉपरली हो नहीं पाता है, तो पेशेंट को इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम रहती है। क्वेश्चन नंबर 11. Mrs. Ruma, a 27-year-old female, has fever and pain in the right upper quadrant. Right upper quadrant में पेन है और पेशेंट को फीवर भी है। That increases on eating fatty food and anorexia. फैटी फूड खाने से काफी ज्यादा पेन हो जाता है और भूख भी नहीं लग रही है। She is recently diagnosed with cholelithiasis on abdominal ultrasound. The nurse explains which food she should avoid taking.
तो इनमें से कौन सा फूड बेसिकली कॉलीलिथियासिस में अवॉइड करना चाहिए? ऑप्शन है पोटैटो, राइस, ब्रेड या चीज। तो हाई फैट कंटेंट वाले फूड को कॉलीलिथियासिस में अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम हाई फूड खाएंगे तो बाइल जूस ज्यादा सिक्रीट होने की वजह से जो गॉल ब्लैडर है उसमें डिस्कम्फर्ट होगा और वो रिट्रैक्ट करेगा, और क्योंकि उसको बाइल जूस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को देने हैं, इसीलिए इसके कारण ना ज्यादा पेन हो सकता है पेशेंट को। तो हमें हाई जो फैट कंटेंट के फूड्स हैं उनको अवॉइड करना है। यहाँ पे जो फैट कंटेंट का फूड है वो है चीज, उसको हमें अवॉइड करना है। क्वेश्चन नंबर 12। A male patient is admitted with Addison's disease. Laboratory test report reveals low aldosterone. The patient is on high dose of corticosteroids. The nurse is planning for a health teaching on dietary modifications. The nurse is aware that the following dietary modification is not recommended for this patient. Again, not लगाया हुआ है। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं। ए ऑप्शन, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, देन कैल्शियम रिच फूड, फूड रिच इन विटामिन डी एंड सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट। तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो पेशेंट को एडिसन्स डिजीज है। एडिसन्स डिजीज में एल्डोस्टेरॉन जो हार्मोन है वो बहुत कम हो जाता है सिक्रीशन उसका, ड्यू टू एड्रीनल इनसफिशियंसी। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे होते हैं? किडनी के ऊपर। तो किडनी के ऊपर वाली ग्लैंड्स यानी एड्रीनल ग्लैंड्स की इनसफिशियंसी के कारण एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन कम हो जाता है, और उसके कम होने के कारण ब्लड प्रेशर और इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। यही हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल रहता है सोडियम एंड वाटर के रीएब्जॉर्प्शन के लिए एंड पोटेशियम के एक्सक्रीशन के लिए किडनीज में। तो एल्डोस्टेरॉन का एडिक्वेट जो है सीक्रेशन होना बहुत ज़रूरी है जो है इंडिविजुअल की इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड बीपी मेंटेनेंस के लिए। तो यहाँ पे जो है हमें एडिक्वेट सोडियम देना होगा पेशेंट को, क्योंकि अगर सोडियम नहीं देंगे तो पेशेंट का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो भी नहीं हो पाएगा और एक्सेसिव फ्लूइड लॉस होगा। तो इसीलिए हमें एडेक्वेट सोडियम देना है और जो सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट है वो नहीं देनी है। Question number 13. A 58-year-old male patient with chronic renal failure CRF is on hemodialysis. He is advised to do peritoneal dialysis at home. While teaching the patient about how to perform peritoneal dialysis, the nurse instructs to warm the dialyzing fluidia solution to 37 degrees centigrade. The primary reason behind warming the dialyzing solution is to सभी को पता होगा कि जो डायलिसिस होता है वो दो प्रकार का होता है। हीमोडायलिसिस होता है जिसको जो हम आर्टिफिशियल किडनी से करते हैं, और एक पेरिटोनियल डायलिसिस होता है जिसमें हम पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड डालते हैं जो कि डायलिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जो फ्लूइड है उसको 37 डिग्री पे वार्म करना है। ऐसा क्यों करना है, उसके रीजंस के ऑप्शन है। Option A, remove the waste materials from the body cells. B is relax the abdominal muscles. C is dilate peritoneal blood vessels. And D is maintain a constant body temperature. तो इस क्वेश्चन के लिए आप कौन सा वाला ऑप्शन लगा के आओगे? करेक्ट। मोस्टली स्टूडेंट सोचते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट, मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि यहीं से उनको लग रहा है कि बॉडी टेम्परेचर का मेंटेनेंस हो रहा है 37 डिग्री पे, पर ऐसा नहीं है। दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, डायलेट पेरिटोनियल ब्लड वेसल्स। जी हाँ, जब तक पेरिटोनियल ब्लड वेसल डायलेट नहीं होंगे क्लियरेंस अच्छा नहीं हो पाएगा फ्लूइड के अंदर। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज dilate peritoneal blood vessels. Question number 14. A 60-year-old female patient who is admitted for more than 2 weeks in intensive care unit has developed a pressure sore on the sacral region. The nurse assessed the site of pressure ulcer and observed that the wound extends through the dermis into fatty subcutaneous tissue, but the bone and tendons are not visible.
Which of the following stages will the nurse assign this pressure ulcer? तो स्टेज कौन सी है ये हमें बताना है। यहाँ पे देखो तो फैटी टिश्यू के अंदर आ चुका है अल्सर, बट बोन और टेंडन विजिबल नहीं है, तो ये स्टेज होगी स्टेज थर्ड। स्टेज फोर्थ में बोन्स एंड टेंडन तक मतलब प्रेशर अल्सर पहुंच जाता है, तो ये सेकेंड लास्ट स्टेज है, मतलब स्टेज थ्री। अच्छा, एक जो चार्ट होता है जो हमारे प्रेशर अल्सर को स्टेज करता है और असेस करते हैं हम पेशेंट को प्रेशर अल्सर के लिए, वो कौन सा चार्ट होता है? मैंने अपने एक वीडियो में सारे चार्ट्स जो भी इम्पोर्टेंट चार्ट्स हैं उनके ऊपर बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं, मैं टैग कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे जो स्केल यूज होता है असेसमेंट के लिए वो है ब्रेडन स्केल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Question number 15. Miss Rajni, a 30-year-old female, suffered with deep partial thickness burns on the frontal and back of the legs and anterior trunk. Calculate the burn area using rule of 9. सबसे पहले देख लेते हैं बर्न कहाँ कहाँ है। यहाँ पे है द फ्रंट एंड बैक ऑफ बोथ लेग, मतलब लेग पूरा बर्न है। देन अराउंड द ट्रंक, ट्रंक के अराउंड भी बर्न है। तो रूल ऑफ 9 में देखेंगे तो ईच कंप्लीट लेग के लिए 18% होता है, तो दोनों लेग्स के लिए 18% प्लस 18% तो 36% हो जाएगा। एंड एंटीरियर ट्रंक जो है वो कवर कर रहा है, तो एंटीरियर ट्रंक के लिए 18% है, एंड सो टोटल बर्न्ड एरिया वुड बी 36 प्लस 18, तो 54% बर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, 54% बर्न। क्वेश्चन नंबर 16. विच टाइप fluid the nurse expect to prepare and administer as fluid resuscitation during the emergent phase of burn recovery? तो बर्न्स में सबसे पहले हमें आईवी फ्लूइड्स देने होते हैं, लेकिन आईवी फ्लूइड्स किस टाइप के देने होते हैं वो भी डिपेंड करता है। अब ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं कोलॉइड्स, क्रिस्टलॉइड्स, एफएफपी यानी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, एंड डी इज पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स तो दिए नहीं जाते हैं, एफएफपी भी नहीं दिया जाता है जब तक इंडिकेशन नहीं है। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है क्रिस्टलॉइड्स। जो क्रिस्टलॉइड्स फ्लूइड होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रिंगल लैक्टेट या फिर नॉर्मल सेलाइन, जिससे हम जो है पेशेंट की रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं बर्न्स के केसेस में, जहाँ पे फ्लूइड लॉस एक्सेसिव होता है और हमें जो है इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड बैलेंस बनाना होता है। अच्छा, कोलॉइड्स और क्रिस्टलॉइड्स में क्या डिफरेंस है, क्या ये आपको पता है? तो आप प्लीज फाइंड आउट कीजिए अपने लिए, और ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में। तो कोलॉइड्स और क्रिस्टलॉइड्स में क्या फर्क है ये आप देख लेंगे। Question number 17. The weight of Miss Rajni is 63 kg. Using Parkland formula, the nurse calculates the total amount of ringer lactate RL that will be given over next 24 hours. सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों के लिए अलग होता है पार्कलैंड फार्मूला। यहाँ पे एडल्ट की बात की गई है, तो एडल्ट का फार्मूला है 4 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर परसेंटेज ऑफ TBSA, यानी टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न्ड। और जो भी कैलकुलेटेड फ्लूइड आता है उसको फर्स्ट 8 आवर्स में हाफ ऑफ दैट इज टू बी इन्फ्यूज्ड, एंड जो रिमेनिंग है वो नेक्स्ट 16 आवर में इन्फ्यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको याद रखना है कि पार्कलैंड फॉर्मूला क्या है और किन केसेस के लिए यूज किया जाता है, और क्या इंपॉर्टेंस है फर्स्ट 8 आवर और नेक्स्ट 16 आवर्स की। इस क्वेश्चन में जो TBSA है वो हम लास्ट क्वेश्चन से लेंगे, जो 54% हमने कैलकुलेट किया था। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 54% मल्टीप्लाइड बाय 63, तो हमारा आंसर आएगा 13608, यानी 13608 ml ऑफ फ्लूइड टू बी इन्फ्यूज्ड ओवर 24 आवर्स। तो फर्स्ट 8 आवर्स में हम हाफ ऑफ द फ्लूइड इन्फ्यूज कर देंगे, और जो रिमेनिंग फ्लूइड बचेगा वो हम नेक्स्ट 16 आवर्स के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 13608 ml। Question number 18. A 42-year-old woman with cancer of breast underwent mastectomy. A Jackson Pratt drain is placed
to help empty excess fluid from the wound site. After emptying a Jackson-Pratt bulb, the nurse needs to be re-establish the negative pressure in the system. Which of the following action is required to re-establish negative pressure? जैक्सन प्रैट जो जेपी ड्रेन होता है हमने काफी बार हैंडल किया होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता इसका नाम क्या है। तो जो सर्जरी साइट पे लगता है नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करने के लिए टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड रिमूविंग एक्सेस ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड जेपी ड्रेन। और मैस्टेक्टमी में अक्सर ये ड्रेन लगाया जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही है कि पेशेंट के जो जेपी ड्रेन का बल्ब है, यानी जहाँ पे फ्लूइड कलेक्ट होता है, उसको ड्रेन करने के बाद दोबारा से जैक्सन प्रेट जो ड्रेन है उसको नेगेटिव प्रेशर में कैसे एस्टेब्लिश करेंगे। ऑप्शन दिए हुए हैं, प्लेस द बल्ब लोअर देन द चेस्ट लेवल, फिल द बल्ब विद नॉर्मल सेलाइन, देन कंप्रेस द बल्ब एंड ओपन द वॉल्व, एंड कंप्रेस द बल्ब एंड क्लोज द वॉल्व। तो जब भी हमें किसी चीज का नेगेटिव प्रेशर बनाना होगा तो हमें, अगर मान लो बलून है तो बलून को स्क्वीज करके और वॉल को टाइट करना होगा। तो दिस कुड बी अ मेथड ऑफ establishing a negative pressure in the bulb. Question number 19. A 42-year-old woman with cancer of breast underwent mastectomy. A Jackson-Pratt drain is placed to help empty the excess fluid from the wound site. The nurse is aware that a JP drain is usually removed when the 24 hours drain volume is equal to or less than. अभी जो लास्ट जेपी ड्रेन की बात हो रही थी, सेम ड्रेन की बात हो रही है। तो 24 आवर्स में कितना वॉल्यूम होगा तभी वो रिमूव करना है ड्रेन को। तो जब 30 ml या उससे कम फ्लूइड कलेक्शन होता है 24 आवर्स में, देन दिस इज द टाइम टू रिमूव द ड्रेन। तो ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन बी 30 ml. Question number 20. Nurse Remya, a palliative nurse, is providing nursing care to a terminally ill patient during the dying and grieving process. She is aware that the least important goal of nursing intervention is this client is. तो यहाँ पे डाइंग पेशेंट की मैनेजमेंट के रूल्स अप्लाई होंगे। ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग कंफर्ट मेजर्स, बी इज प्रमोटिंग ऑफ रेस्ट एंड स्लीप, सी इंक्रीज सेल्फ एस्टीम थ्रू कॉस्मेटिक इम्प्रूवमेंट, या डी पेन मैनेजमेंट। तो मैं बार बार आपको कह रही हूँ क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है अगर समझ नहीं आएगा तो। यहाँ पे भी देखो पूछा गया, शी इज अवेयर दैट लीस्ट इम्पोर्टेंट गोल, कौन सा लीस्ट इम्पोर्टेंट गोल कौन सा है यहाँ पे। तो ये तो सभी को पता चलेगा कि लीस्ट इम्पोर्टेंट गोल है फॉर अ डाइंग पेशेंट इज इंक्रीज सेल्फ एस्टीम थ्रू कॉस्मेटिक इम्प्रूवमेंट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हेयर। तो दैट्स ऑल 20 क्वेश्चंस फॉर टुडे फ्रेंड्स। एंड अगली वीडियोस में मैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाली हूँ, जैसा कि आपकी डिमांड भी रही है। तो प्लीज बने रहिए मेरी चैनल पर और सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।